नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस आस्थान यूट्यूब चैनल में। और आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का दूसरा भाग, जिसमें हम आपातकाल को आज बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। कैसे आपातकाल लगाया जाता है, क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या उन पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छा आज का सेशन होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में हम इनकी शक्तियों के बारे में हमें पढ़ना था। कल हम शक्तियों पर आकर हमने टॉपिक को ख़त्म कर दिया था। तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है आपकी कार्यकारी शक्ति। कौन सी शक्ति होती है? कार्यकारी शक्ति। देखो, कार्यकारी शक्ति से क्या तात्पर्य है? कार्यकारी शक्ति से तात्पर्य है कि भारत सरकार के जितने भी जो भी शासन संबंधी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम पर किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य, कौन से कार्य? शासन संबंधी कार्य, ये किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। दूसरी कार्यकारी शक्ति क्या होती है राष्ट्रपति की? वह पीएम की नियुक्ति करता है, ठीक है। और बहुमत प्राप्त दल के नेता को वो क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब मैं आपको प्रधानमंत्री की टॉपिक स्पेशली पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नियुक्त करने के और कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसके अलावा आपकी होगी राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये इनकी कार्यकारी क्या है? पावर है। इसके अलावा और कौन सा काम है? इसके अलावा विभिन्न जो सेवा आयोग हैं, ठीक है, जितने भी सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्षों की क्या करना है? अध्यक्षों की नियुक्ति। ये भी क्या आता है? इनके क्षेत्राधिकार में आता है और कार्यकारी शक्ति में आता है। दूसरा करता है कैग की स्थापना, ठीक है। कैग के जो सुप्रीम होते हैं, ठीक है, उनकी भी क्या करता है? यही करते हैं। इसके अलावा इनकी कार्यकारी शक्ति में और क्या क्या आता है? ये प्रधानमंत्री से क्या कर देते हैं? कोई भी प्रशासनिक कार्य है, उस प्रशासनिक कार्य की क्या मांग सकते हैं? डिटेल मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल भी इनको क्या होती है? प्रोवाइड करवानी होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की एक स्पेशल पावर और होती है, वह किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ? तो इनकी कार्यकारी शक्तियों में मेनली जो काम होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य होंगे, वो सभी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो या फिर राज्यपाल की नियुक्ति हो, विभिन्न सेवा आयोग या अध्यक्षों की नियुक्ति हो, कैग के अध्यक्ष की, सुप्रीम की क्या हो? नियुक्ति हो, या फिर प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है? जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उन प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मांग सकता है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित कर सकता है। तो ये क्या है? उनके कुछ प्रमुख काम है। तो पहला नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है। आप अगर 5-7 मिनट टिक कर देखोगे तो आपको पूरी बातें समझ में आने लगेंगी कि वास्तव में हमने आज तक चलिए, कार्यकारी शक्ति के बाद में हम पढ़ेंगे विधायी शक्ति। देखो, विधायी शक्ति के अंदर क्या क्या शामिल है। तो कार्यकारी शक्ति हम पढ़ चुके। देखो, विधायी शक्ति के अंदर होता क्या है? एक तो राष्ट्रपति करता है संयुक्त अधिवेशन आयोजित करवाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो क्या हो गया? संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 108 के अंदर, ठीक है। और जो ये संयुक्त अधिवेशन है उसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। इसके अलावा इनका जो काम होता है वो काम होता है राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? ये 12 सदस्य।
लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं और ये 2 सदस्य कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है ना, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय से ये जुड़े हुए 2 व्यक्ति रहते हैं, इनको ये मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो 12 होंगे वो कला, साहित्य, विज्ञान और सोशल वर्क जैसे काम से जुड़े कुछ व्यक्ति होंगे, इनको ये क्या कर सकते हैं, ये इनकी विधायी शक्ति के अंदर शामिल है। इसके अलावा तीसरा काम जो होता है, अगर कोई विधेयक लंबित है सदन में, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये सूचना संदेश भेज सकते हैं, ठीक है, और उसका कारण जान सकते हैं कि ये विधेयक इतना लंबित क्यों है, ठीक है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पास होकर सदन से कहां आता है, राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से मोहर लगने के लिए आएगा, तो उस वक्त क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास 3 चीजें होती हैं, वो 3 चीज कर सकता है। या तो उस जो भी विधेयक होगा, या तो आप उसको स्वीकृत कर दो, या फिर आप उसको सुरक्षित रख लो, ठीक है, और या फिर आप क्या कर दो, उसे पुनर्विचार के लिए भेज दो। ये तो मैं बात कर रहा हूं संघ की, संघ सरकार के अंदर ऐसा होता है। अगर ऐसी ही बात राज्य सरकार के अंदर हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है, या तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसमें स्वीकृत करेगा, या फिर सुरक्षित करेगा, या फिर जो भी राज्य विधानसभा या विधान परिषद है वहां पर वो क्या करेगा, वापिस पुनर्विचार के लिए भेज देगा। लेकिन ये कंडीशन जो पुनर्विचार की होती है, अगर वित्त का मामला है, अगर वित्त विधेयक है, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, उनमें इनको परमिशन देनी ही देनी पड़ेगी, ऐसा मस्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाके विधायी शक्ति में हमने 4-5 बातें सीखी कि संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108 अध्यक्षता करेंगे कौन, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी अगर नहीं हो तो वरिष्ठतम जो भी होगा वो करेंगे, और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, वो राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर देगा, ठीक है ना। दूसरा करेगा ये राज्यसभा और लोकसभा के अंदर सदस्यों का मनोनयन, जो कि राज्यसभा के होंगे 12 सदस्य जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सोशल वर्क से जुड़े होंगे, लोकसभा के होंगे 2 सदस्य जो कि आंग्ल समुदाय से होंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय से होंगे, ठीक है। यदि तीसरा वर्ग होगा विधायी में कि ये विधायक अगर कोई विधेयक लंबित पड़ा हुआ है तो उसके बारे में सूचना संदेश कहाँ भेज सकते हैं, संसद में सूचना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा क्या काम करेंगे, उसके अलावा जो काम करेंगे, अगर मान लो संघ सरकार की मैं बात करूं, अगर कोई भी विधेयक अगर अंतिम रूप से मोहर लगने के लिए राष्ट्रपति के पास आएगा तो वो ऐसा कर सकते हैं, या तो स्वीकृत कर देंगे, उसको कानून बन जाएगा, या फिर सुरक्षित रख लेंगे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। लेकिन पुनर्विचार के लिए यदि वित्त विधेयक है तो ऐसा करना नहीं होगा, उनको राष्ट्रपति को इसके ऊपर क्या करना होगा, अपनी सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, ऐसा अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, तीसरी हम जो भी पावर की बात कर रहे हैं वो करेंगे वित्तीय पावर की, वित्तीय शक्ति। देखो वित्तीय शक्ति क्या होगी, वित्तीय शक्ति के बारे में बात कर दूं, अगर कोई अनुदान है तो उस अनुदान के बारे में क्या करेंगे, जानकारी ये देंगे, ठीक है, अनुदान के बारे में सहमति इनको देनी होगी। कोई वित्त विधेयक है, वो वित्त विधेयक को क्या करना होगा, इनको पारित करना होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या करेंगे, संघ व राज्य सरकार के अंदर, संघ व राज्य में वित्त आयोग की स्थापना भी कर सकते हैं, वित्त आयोग की स्थापना भी करते हैं, और कितने वर्ष के लिए करते हैं, 5 ईयर्स के लिए करते हैं। तो ये कुछ इनकी क्या है, वित्तीय शक्ति है, ठीक है। आगे बात समझ में, अगली शक्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति, देखो कूटनीतिक शक्ति के अंदर करते क्या है, जो भी विदेश के अंदर, जो भी अलग देशों में जो भी समझौते होते हैं, वो सभी समझौते किसके नाम होंगे, राष्ट्रपति के नाम होंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चाहे हमारे विदेश मंत्री अगर विदेश में जाकर अगर किसी चीज के लिए समझौता करती है, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि किसी भी चीज की अगर हमें जरूरत है और विदेश में अगर उस चीज के बारे में हमारा जो समझौता होता है, वो समझौते सभी क्या होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आगे मेरी बात समझ में। दूसरा ऐसा करेंगे राष्ट्रपति की, वहां पे जितने भी राजदूत हैं उन राजदूतों की भी कौन करेंगे नियुक्ति,
ये नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख कूटनीतिक शक्तियां हैं। आ गई मेरी बात समझ में? चले आगे की तरफ। अब हम इंपोर्टेंट पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल के बारे में। और ये आपातकालीन व्यवस्था है ना, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपातकाल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर एक दो प्रश्न आपका आता रहता है, ठीक है। तो आपातकाल आज से पहले हम इतना ही पढ़ते थे, 352, 356, 360, लेकिन ना तो लगाने की पता कैसे लगेंगे, कि सब कुछ पढ़ेंगे। कहने का मतलब इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, कि आपातकाल का मेन अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। आपातकाल कब लगाया जाता है, क्या कंडीशन रहती है उनके दौरान, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो, आपातकाल से संबंधित मैं 3 बातें आपको बता देता हूं। पहले तो मैं ये बताता हूं कि आपातकाल है ना, वो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक क्या है, आपातकाल का क्या है, वर्णन है। आगे बात समझ में। आर्टिकल नंबर 352 के अंदर मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या की गई है। मंत्रिमंडल शब्द के बारे में क्या की गई है, व्याख्या की गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखो, आपातकाल 3 प्रकार के पड़े, बिल्कुल 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होगा आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका लगेगा राष्ट्रपति शासन। और तीसरा हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, आ गई बात समझ में। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, इन दो को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की भी क्या है, कुछ कंडीशन है कि उन परिस्थितियों के अंदर ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या तो युद्ध, या कोई बाह्य आक्रमण, या फिर कौन सा, सशस्त्र विद्रोह। देखो, सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना जरूरी है कि नेशनल इमरजेंसी जब कोई युद्ध हो या फिर युद्ध होने की आशंका हो, तब ऐसा किया जा सकता है। और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। अब हम सारी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो सशस्त्र विद्रोह ये आप देख रहे हो, ये सशस्त्र विद्रोह 1978 के बाद में इसे क्या बोला जाने लगा, सशस्त्र विद्रोह। पहले इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता था, आंतरिक गड़बड़ी शब्द यूज किया जाता था, ठीक है। और आंतरिक गड़बड़ी शब्द क्या है, बड़ा ही अपरिभाषित है, कुछ समझ में नहीं आता कि आंतरिक गड़बड़ी किस तरह से हम परिभाषित करें, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब इसको नाम चेंज कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह इसको कहा जाने लगा। इससे पहले जब 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी, उस शब्द के अंदर कौन सा यूज लिया गया था, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो लगाई थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसकी जगह यूज किया जाने लगा कौन, सशस्त्र विद्रोह। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। चलें, देखो, अब राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी हमने इसके बारे में जितनी भी 3 बातें की कि बाह्य या फिर युद्ध। अब देखो इसकी घोषणा किस तरह से की जाती है। एक चीज मैं और बता देता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इतनी बात हमें क्लियर है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। लेकिन इस चीज को क्या रखा गया था, न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया था। अर्थात एक बार राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपने लगा दिया तो उसके बारे में क्या नहीं की जा सकती, हम न्यायालय में उसमें जांच नहीं करवा सकते। लेकिन एक केस हुआ मिनर्वा मिल्स,
मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, मामला था 1980 के अंदर। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि नेशनल इमरजेंसी हठधर्मिता के कारण या फिर विवेक शून्य तरीके से अगर लगाई जाती है, हठधर्मिता के कारण या फिर विवेक शून्य तरीके से लगाई जा सकती है, लगाई गई हो, तो क्या कर सकते हैं, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा कब हुआ? ये 1980 के बाद में हुआ। आ गई मेरी बात समझ में? पहले क्या होता था कि आप राष्ट्रीय आपातकाल के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते थे, जो कर दिया वो कर दिया। 1980 के अंदर 1975 में जैसे इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के अंदर एक पारदर्शिता और रखी गई थी। देखो उसके अंदर तो नहीं रखी गई थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया जब हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। तब क्या किया था, इसके अंदर एक पारदर्शिता और बरती गई कि 1975 में जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाई थी सशस्त्र विद्रोह के कारण, या फिर हम बोले कि 1975 में उसे क्या बोला जाता था, आंतरिक गड़बड़ी। तब क्या किया गया था, इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से भी पूछताछ नहीं की थी। मंत्रिमंडल से बाद में बताया था, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही ऐसा काम करवा दिया राष्ट्रपति से। लेकिन अब फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे, लगाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, और वो प्रक्रिया क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रपति सिर्फ पीएम की सलाह से नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं करेंगे। तो भाई फिर कैसे करेंगे? साथ में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो भी मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से, या फिर क्या करो, 1 महीने पहले एक प्रोसेस होती है, जब ये मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जब यूज की जाती है जब हमारी लोकसभा का क्या हो चुका हो, विघटन हो चुका हो, ठीक है, या फिर विघटन होने के बाद में 30 दिन तक ये कंटिन्यू रह सकता है। तो कुल मिला के हमें 1 महीने तक क्या होती है, अनुमति होती है कि 1 महीने का वक्त होता है। 1 महीने के अंदर आप 2/3 सदस्यों से क्या करवाओ, हस्ताक्षर करवा के उसे दोनों सदनों से पारित करवाओ, उसके बाद में हमारी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। लेकिन अब देखिए, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह कितनी होती है, 1/10। ये समाप्त होने की बता रहा हूं कि अगर मान लो उद्घोषणा को आपको समाप्त करवाना है तो 1/10 सदस्य क्या करो, हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा, और उस विशेष बैठक के बाद में ही इस इमरजेंसी को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखो तो अनुमोदन के लिए पहले कितना वक्त लगता था, जब 78वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले लगते थे 2 माह, लेकिन अभी कितना लगता है, प्रेजेंट में 1 माह का वक्त लगता है, ठीक है। और जो ये इमरजेंसी लगती है वो कितने मंथ के लिए लगती है, 6 मंथ के लिए लगती है, जिसे क्या कर सकते हो, अनंत काल तक के लिए बढ़ा सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आप संसद से वक्त पर क्या करवाओ, उसे आगे अनुमोदित करवाते रहो। तो वो क्या कर सकते हैं, आगे तक भी नेशनल इमरजेंसी लगी रहती है। आगे देखो, अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लगा दी, और नेशनल इमरजेंसी के बाद में हमें पता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाती है, संघीय से एकात्मक हो जाती है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो क्या क्या फर्क पड़ते हैं हमारे दैनिक जीवन पर, या फिर राज्य सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे क्या फर्क पड़ेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो 3 तरह के फर्क पड़ते हैं, वो 3 तरह के फर्क मैं आपको बता रहा हूं। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, ठीक है। दूसरा, केंद्र राज्य पर प्रभाव, या फिर केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव, या फिर हम बोलें कि आपके लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल में प्रभाव, लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल में प्रभाव। तो देखो इन 3 पॉइंट को और हम डिस्कस करेंगे। देखो सीधी सी बात है, हमें सबसे छोटा पॉइंट यही है
कि लोकसभा राज्यसभा के जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो क्या हो सकता है कि एक वर्ष क्या होता है, एक वर्ष आप क्या कर सकते हो, अधिकतम अपना कार्यकाल बढ़ा सकते हो, एक वर्ष कार्यकाल बढ़ा सकते हो। जैसे कब हुआ, 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था 1971 से लेकर 75 तक था, लेकिन वो कब तक चला गया, 76 तक। क्यों चला गया, क्योंकि इमरजेंसी के कारण 1965 के अंदर जैसी इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, तो तब हमारा क्या कर दिया गया, शासन को कितना बढ़ा दिया गया, एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये फर्क पड़ता है सिर्फ, है ना। आगे हम बात करें केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव। देखो केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, एक तो हमारा पड़ता है कार्यपालिका पर प्रभाव और दूसरा पड़ता है हमारा वित्तीय पे, ठीक है। तो देखो कार्यपालिका, और तीसरा हमारा पड़ता है विधायक पे, विधेयक पे या फिर विधायी पे, ठीक है, विधायी शक्तियों पर। तो क्या क्या फर्क पड़ता है, देखो कार्यपालिका संबंधी क्या प्रभाव पड़ेंगे, वित्तीय संबंधी क्या प्रभाव पड़ेंगे, विधायी संबंधी क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं कि कार्यपालिका संबंधी प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी तो क्या कर लेंगे, सरकार है ना, वो गवर्नमेंट है ना, वो हमारी राज्य सरकार को अपने कंट्रोल में कर लेती है, राज्य सरकार को क्या ले लेती है, कंट्रोल पर कर लेती है। और जो निर्देश दिए जाते हैं जैसे अमूमन जो सामान्य समय में दिए जाते हैं उससे ज्यादा क्या कर लेती हैं, वो अपने कंट्रोल में कर लेती है उनको, ठीक है ना। तो आ गई, तो जो निर्देशों को भी क्या कर लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राज्य सरकार की पूरी पावर खत्म हो जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, राज्य सरकार की पावर खत्म नहीं होगी, बस ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए क्या हो जाए, निलंबन हो जाता है। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वित्तीय पे। देखो वित्तीय के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट का देखो संघ सरकार का और राज्य सरकार का क्या होता है, जितना भी वित्त का विवरण होता है या वित्त का बंटवारा होता है, जैसा कि अगर मान लो राज्य सरकार किसी टैक्स को देती है या फिर संघ सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, ठीक है, तो उस पैसे के अंदर कुछ कमी भी कर सकती है, कुछ बिल्कुल हो सकता है कि बंद भी कर दे या फिर क्या कर दे, बढ़ा भी दे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ तरीका होता है कि संघ और राज्य के अंदर वित्त का ऐसा सिस्टम कर दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे विधेयी शक्ति और पढ़ते हैं, विधेयी शक्ति के अंदर होता क्या है कि जितने भी राज्य सूची के वर्णन होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषयों पर क्या हो सकता है, कानून बना सकती है। कौन बना सकती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी, वो केंद्र सरकार कानून बनाने के बाद में जैसे ही इमरजेंसी हमारी खत्म होगी, इमरजेंसी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है, राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राज्य सरकार की सारी शक्तियों का विघटन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राज्य सरकार कहने का मतलब ये हुआ, मैं अगर संक्षेप में एक बात कह दूं तुमसे कि संघीय सरकार वो क्या बन जाती है, एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है, एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है। आगे मेरी बात समझ में। और ऐसा धारण करने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हमारा संविधान की प्रकृति कैसी है, लचीला है, ठीक है। अगर यही कंडीशन अगर अमेरिका में होती तो ये नामुमकिन था, ठीक है ना। तो इस वजह से बोला जाता है कि हमारा संविधान क्या है, लचीला है, ठीक है। चले आगे की तरफ देखते हैं, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो मौलिक अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पर फर्क, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव बोल दो तो नेशनल इमरजेंसी का फर्क पड़ता है 3 चीजों पर। 2 चीजें हम पढ़ चुके, तीसरी चीज और लास्ट चीज हम पढ़ेंगे। यदि आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और शेयर कीजिए। देखिए मौलिक अधिकार से हम बात करेंगे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे संबंधित 2 हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 358 और 359, 358 और 359। देखो 358 और 359 क्या है, इनके बारे में मैं बता देता हूं।
358 के अंदर हमारे जितने भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 19 में है, ठीक है। और 19 के अंदर जो है वो मूल अधिकार है ना हमारे, वो मूल अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है जब भी इमरजेंसी लगती है। और 359 के अंदर 20 और आर्टिकल नंबर 21 हमारा जो आर्टिकल वो है संरक्षण का अधिकार है, और जो 21 है वो प्राण व दैहिक का अधिकार है, ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनके सस्पेंड होने के लिए, इनके निलंबन के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, आदेश जारी करता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। होता क्या है, जब 358 के अंदर ये हमारे मूल अधिकार क्या होंगे, जैसे निलंबन होंगे, लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटती है उसके बाद में ये पुनर्जीवित हो जाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। और इनसे संबंधित अगर कोई कानून उस दरमियान बनाया गया हो वो अपने ही आप क्या हो जाता है, स्वतः ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आ गई बात समझ में। आगे देखें हम 359 के बारे में। 359 के अंदर एक बात बताता हूं मैं आपको, ये बाह्य और आंतरिक जो सा भी विद्रोह हो उसके अंदर क्या होंगे, समाप्त होंगे। और ये क्या होगा, ये सिर्फ होंगे बाह्य आक्रमण के दौरान। 358 होगा बाह्य आक्रमण के दौरान, 359 होगा बाह्य और आंतरिक दोनों के दौरान, ठीक है। इसके अलावा जो इस 359 के अंदर जो भी हमारे अधिकार हैं, उन मूल अधिकार जो संरक्षण का अधिकार, प्राण व दैहिक का अधिकार है, स्वतंत्रता का, उनको क्या किया जा सकता है, किसी विशेष क्षेत्र के अंदर भी लगाया जा सकता है, विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है। और ये लगाया जाता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार, जबकि इसको क्या लगाया जाता है, संपूर्ण देश के अंदर इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब मैं नेशनल इमरजेंसी की बात कर लूं, नेशनल इमरजेंसी की मैं बात कर लेता हूं, तो 1962 के अंदर लगी, 1971 में लगी और 1975 में लगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो 65 के अंदर नहीं लगी, 65 के अंदर इस वजह से नहीं लगी क्योंकि 1962 का ही हमारा आपातकाल चल रहा था, ठीक है। और यह आपातकाल वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब चाइना ने अटैक कर दिया, चीनी आक्रमण की वजह से इसको लगाया गया था, ठीक है। जो ये चला हुआ था वो हमारा खत्म हुआ जनवरी 1968 के अंदर, जनवरी 1968 को ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, ठीक है। आगे बात समझ में। 1971 का लगा हमारा पाक ने अटैक किया उसकी वजह से। और 1975 का आपको पता है कि जो हमारे आंतरिक सैनिकों के अंदर क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था, ठीक है, अशांति या फिर उनके बारे में ऐसी बातें कही जाने लगी, जिस वजह से 1975 का क्या हो गया, हमारा सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है। और ये सशस्त्र विद्रोह होने के बाद में कांग्रेस पार्टी उस वक्त कार्यकाल में थी और उस वक्त उन्होंने एक आयोग गठित किया था और उस आयोग का नाम था शाह आयोग। और इस शाह आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया कि 1975 की नेशनल इमरजेंसी जो कि हमारी आंतरिक गड़बड़ी की वजह से हुई, उसको लगाने की कोई औचित्य नहीं था, कोई फायदा नहीं था, बिना कोई वजह उसको मामले को तूल दिया गया था, ठीक है। तो शाह आयोग ने इसको अनुचित बताया था 1975 के हमारे इस आंतरिक सशस्त्र विद्रोह को। तो कुल मिला के आज हमने नेशनल इमरजेंसी के सारे टॉपिकों को क्लियर कर लिया। सिर्फ हमने कोई भी बात नहीं छोड़ी, सिर्फ दो बातों के अलावा, एक तो हमें वित्तीय आपातकाल पढ़ना है और एक राष्ट्रपति शासन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये सेशन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।